गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर सामान्य हिंदी में एक चैप्टर यहाँ पर कर रहे हैं, श्रुति शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इस तरह का एक चैप्टर है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और ये आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। अब इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो इस क्लास को हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने पहली जो क्लास ली हुई है, और मैं मानता हूँ कि इसमें सिर्फ 2 ही क्लास होनी चाहिए। और पहली जो क्लास है, इस क्लास में हमने बहुत ज़्यादा उस तरह के प्रश्नों को जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं इस पर नहीं ध्यान दिया। इम्पोर्टेंट तो है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन समझने के हिसाब से भी हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रख दिया है, जिससे आपको पहली क्लास में ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमें किस तरह के प्रश्नों को करना है। हालांकि सेकंड वाली जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल इस तरह की रहेगी, जिसमें सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस रहेंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और उन्हीं क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सीखेंगे। तो इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास हमारा इस चैप्टर से रिलेटिव है। कई दिन हो गए, उसके बाद आपको ये क्लास मिल रहा है, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि हिंदी का पर डे, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में पर डे आपको क्लास मिले। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा और ऐसा होगा भी, क्योंकि अभी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं हो पाया था। और बाकी मैंने बता दिया था, जो भी माध्यम था हमारे पास, आपसे जिस तरीके से मैं लिंक था उस तरीके से मैंने आपको बता दिया था। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पे दे दी थी हमने, नोटिफिकेशन दे दिया था, वहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ देखिए हम पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी इसकी कि हम आखिर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति शब्द आगे पीछे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जिनमें सुनने में तो वो एक जैसे होते हैं। श्रुति शब्द का मतलब है सुनने में समान, ठीक है, लेकिन भिन्नार्थक, उनका अर्थ कैसा होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए, बाकी अब आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। मैंने आपको मेन जो बात थी, इसका जो मेन भाव था, वो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मतलब होता है। फिर भी यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक समान लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो भिन्न होते हैं, और ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम इसी को बोल दें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर हो, वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हों, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, समझाया हुआ भी है कि किस तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है। जैसे घन और धन, देखिए इन दोनों को लिखने में थोड़ा सा लेखन का अंतर है। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर वर्ण का अंतर आ गया है। ये घा है और ये धा है, दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, दिखने में घन, धन दिखने में एक जैसे हैं, और थोड़ा सा कुछ उच्चारण भी इसका मिलता जुलता सा है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है कि घन का मतलब क्या होता है? बादल होता है, और धन का मतलब संपत्ति होता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, मतलब कहीं से कहीं तक बादल और संपत्ति दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जो भी यहाँ पर शब्द लिए हैं, पहली इस क्लास में मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर स्लाइड पे मैं बताऊंगा आपको कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगली क्लास में कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट होगा भी नहीं। हर हालत में हर शब्द आपका पढ़ने वाला होगा। उस क्लास में हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखेंगे। इसमें थोड़े से हो सकते हैं आपके समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए, उस वजह से थोड़े से व्यवहारिक शब्दों को भी डाल दिया गया है। जैसे आप देखते हो बहु और बहु, तो एक होता है आपका वहु और एक होता है वहु। तो ये तो वहु हो गया पुत्र वधु वाला, ठीक है। जो बहु होती है ना, पुत्र वधु मतलब बेटे की पत्नी, वो पुत्र वधु। और ये वाला जो बहु है, ये बहु का मतलब होता है, हमने शब्द पढ़ा होगा बहु उद्देशीय, पढ़ा है ना, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए। बहुमत हमने पढ़ा है, बहुमत पढ़ा है ना। तो बहु मतलब यहाँ पर अधिकता होती है या अत्यधिक होता है। बहुमत, किसी को बहुमत मिलता है यानी कि अधिकतर लोगों ने उसको वोट दिया। तो ये देखिए, बहु का मतलब अत्यधिक होता है, जबकि बहु यानी कि बढ़ाऊ की जब मात्रा लग जाती है तो ये पुत्र वधु बन जाती है, ठीक है। अब देखिए, एक है यहाँ पर गाड़ी और ये भी गाड़ी, दोनों को आप गाड़ी ही लिखेंगे, लेकिन ये वाला जो गाड़ी है वो क्या है? यान होता है। गाड़ी जैसे हम किसी फोर व्हीलर को भी कह देते हैं, या कई लोग जो होते हैं बाइक को भी कहते हैं, गाड़ी कह देते हैं। ट्रक को भी गाड़ी कहा जाता है, बस को भी गाड़ी कहा जाता है, रेल के साथ में भी गाड़ी लगा रहता है। तो गाड़ी का मतलब यहाँ पर यान होता है, ठीक है। और जबकि ये वाला जो गाड़ी है, ये गाड़ी
ये वाला जो गाढ़ी है ये है गहरा, कहते हैं ये दूध बहुत गाढ़ा है, ठीक है, या रंग कर रहे हैं तो रंग पेंटिंग करते समय बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये वो वाला गाढ़ा है, गाढ़ी मतलब गहरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा। तो दोनों में देखिए डिफरेंस, ये हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन गाड़ी और गाड़ी दोनों ही लिखने में एक जैसे, बोलने में एक जैसे हैं, कम से कम बोलने में तो एक जैसे हो, दिखते भी लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आपसे, आप इसको कर सकेंगे। दोनों क्लासेस में इतना कुछ करा दिया जाएगा। देखिए एक आया यहाँ पर बाहर और एक बाहर। बाहर का मतलब तो जानते हैं, आंगन, जैसे रूम में है तो रूम से कहते हैं बाहर आओ, बाहर आने का मतलब आंगन में आ जाओ। तो बाहर का मतलब जहाँ हो, अंदर किसी छत में, किसी घर में हो, उससे थोड़ा बाहर, ठीक है, ये हुआ बाहर। और एक बाहर, बाहर होता है ना, कहते हैं आप आए बाहर आई, मतलब आप आ गए तो यहाँ पे रौनक और ज़्यादा बढ़ गई, कहते हैं ना कि आप आए बाहर आए। तो इस तरह का जो शब्द होता है वो शोभा के लिए। तो बाहर और बाहर में बहुत ही मतलब, एक नज़र में देखें तो लग रहा है कि एक जैसे हैं, एक नज़र में देखें तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ कैसा है, भिन्न है, अलग अलग है। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, नियत और नियति, मतलब नियत, नियत और नियत। देखिए दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं ना, एक में छोटी की मात्रा है और एक में बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें देखिए नियत और नियति भी एक दे रखा होता है, वो भी हमने आगे इसमें रखा होगा क्लास में, एक नियत और एक नियति दे रखा होता है, ठीक है, मिलेगा कहीं ना कहीं आपको दोनों क्लासेस के बीच में। तो देखिए नियत जो है यहाँ पर, नियत का मतलब होता है नियत समय में। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा, लिखा होगा कि नियत समय में करने का ठेका लिया, या इस काम को नियत समय में करने का वचन लिया। नियत समय यानी कि निश्चित समय में, जबकि ये वाला नियत, कहते हैं इसकी नियत खराब हो गई, मतलब उसका इरादा ही बदल गया, उसकी नीयत बदल गई। तो ये वाला जो बड़ी वाला जो होता है, ये होता है नीयत, यानी कि उसका इरादा, उसकी सोच जो बदल गई, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है, कई बार देखिए हम जिस तरह के शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं ना व्यवहार में, तो उनमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो दोनों ही नियत में से कौन सा नियत हम किस जगह यूज़ करें, तो ये बहुत ज़्यादा व्यवहार में नहीं आता है, इसीलिए ऐसे प्रश्न की गलत होने की संभावना भी रहती है। तो नियत का मतलब निश्चित हो गया, और नियत मतलब ये जो हम कहते हैं कि इसकी तो नीयत बदल गई, इसकी तो नीयत बुरी है, वो नियत नहीं होता, वो नीयत होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि बड़ी की मात्रा वाला जो नियत होता है वो इरादा होता है, जबकि नियत यानी छोटी की मात्रा के साथ जो नियत बनता है उसका मतलब निश्चित होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड पे एक मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद देखिए संख्या थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर भी एक दिया हुआ है गिरि, गिरि, ठीक है। गिरि होता है पर्वत, आपने शब्द सुना होगा गिरिराज, गिरिधर, गिरिधारी। तो गिरिधारी हम किसको कहते हैं, कृष्ण के लिए कहते हैं, कान्हा के लिए कहते हैं। और कृष्ण को अगर हम गिरिधारी कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पर्वत को धारण किया था, पर्वत को उन्होंने उठा लिया था, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, गिरिधारी कहते हैं। तो गिरि का मतलब हुआ पर्वत, और गिरि जो होता है ये बीज होता है। गोला, गोला होता है ना, गोला, तो गोला की गिरी, गिरी क्या होता है उसमें, गिरी जो होती है उसमें अंदर का जो गोला होता है कवच के अंदर का, उसको हम गिरी कहते हैं। तो जो बीज होता है किसी का भी अगर बीज होगा तो उसको हम गिरी कहते हैं, ठीक है, उसको हम गिरी कह सकते हैं। कोई भी बीज जो होता है उसको हम गिरी कहते हैं, मतलब गिरी का अर्थ बीज है, जबकि गिरी, गिरी अगर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, बढ़िया। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोश और कोश पढ़ने में एक जैसे हैं, दिखने में थोड़े अलग हैं। पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दिखने में थोड़े से अलग हैं। इस वाले कोश, ये जो कोश होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि राजकोष खत्म हो गया, उन्होंने अपना राजकोष सारा न्यौछावर कर दिया। तो ये जो कोष होता है, ये आपने कोषाध्यक्ष भी सुना होगा, हर पार्टी का, हर एक संगठन का एक कोषाध्यक्ष होता है। तो उसमें यही वाला कोष बनता है, कोषाध्यक्ष यानी कि जो खजाना, जो भी लेखा जोखा, जो भी पैसा आता है फंडिंग का, वो सभी कोषाध्यक्ष का काम होता है। तो ये वाला कोष का मतलब खजाना होता है। जबकि ये जो कोष है, ये आपने पढ़ा होगा, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में आपने ये शब्द पढ़ा होगा, ठीक है, कोष पढ़ा होगा। कोष का मतलब हुआ जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटिव आपने पढ़ा होगा कि वो इस कोष में रहता है। तो कोष यहाँ पर म्यान दिया,
लेकिन म्यान का मतलब भी वही है कि कोई चीज़ उसमें रहती है, मतलब अंदर। तो म्यान यानी जिसमें तलवार को रखना होता है, तो वो एक तरह का कोश हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला जो कोश है वो खजाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, धन या संपत्ति के लिए। अब देखिए, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। एक है वात और एक बात, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी हमने जब वो पढ़ा था, पर्यायवाची पढ़ा था, तब ये जो वात लिखा हुआ है मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आपको ध्यान हो, आपने वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था वात यानी वातानुकूलित, यानी कि एयर कंडीशनर। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई रेलगाड़ी देखते हैं, एयर कंडीशनर जो एसी कोच होते हैं उन पे लिखा रहता है वातानुकूलित, यानी कि एयर कंडीशनर होते हैं। तो एयर यानी कि वात, वात ये वाला एयर, हवा, हवा का पर्यायवाची होता है वात। मैंने आपको बताया था, अगर मेरी बात को याद रही होगी तो आप समझ गए होंगे। और ये वाला जो बात होता है, ये वही बातचीत होता है जो हम एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर अंतर करना, विभेद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको डीप से इसकी जानकारी नहीं है। अगला है सकल या शकल। देखिए, भले ही क्लास 2 की जगह 3 बनानी पड़ जाए, मैं आपको लेकिन हर क्वेश्चन का जितना भी कोशिश हो सकेगा, मैं एक शब्द को कम से कम इतना रिलेट करके बताने की पूरी कोशिश करूंगा जिससे आपका किसी न किसी पुराने लिंक से, जो आपने अब तक पढ़ रखा होगा, उससे आप लिंक करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको वो शब्द याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द जरूर आएंगे जो आपके सामने फर्स्ट टाइम आएंगे, लेकिन समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये आया शकल और शकल। अब इन दोनों में से मैं मानता हूं कि ये वाला शक्ल आपने शायद ना पढ़ा, शायद आपके सामने ये ना आया हो, हालांकि ये शक्ल तो आया होगा। तो ये शक्ल अलग बात है, मैं इसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि शक्ल थोड़ी दिया, वो शकल दिया है, और ये सकल है। लेकिन ये सकल मैं आपको याद दिलाता हूँ, कहाँ आपने पढ़ा है? आपने ये पढ़ा हुआ है कराधान में, जहां पर आता था सकल आय, सकल आय आता था। या आप कभी भी बैंकिंग को अगर आप पढ़ते हैं तो बैंकिंग में ये शब्द आता है सकल आय, यानी कि पूरी, पूरी आय, ठीक है। सकल यानी कि पूरी आय, सकल आय। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी मिलता है, सकल संपत्ति कितनी थी, यानी कि पूरी संपत्ति कितनी थी। तो सकल जो शब्द है ये वाला, ये पूरा के लिए आता है, जबकि ये जो शकल है वो किसके लिए आएगा? टुकड़े के लिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला पास हो गया निकट के लिए, और ये वाला जो पाश है ये बंधन के लिए आता है, ठीक है। और इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने एक मिला यहाँ पर, एक तो ये हो गया, एक आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाले तो तीनों ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे ये, इनमें से आ सकता है कोई भी। तो देखिए आदि और आदि, ये आदि से रिलेटेड तो कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका विलोम शब्द में भी कई बार, आदि जो है, आदि के कई विलोम होते हैं, आदि का अनंत भी होता है, आदि का अंत भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे इसमें पढ़े थे। आदि का अनादि भी आपने पढ़ा, तीन मैंने आपको बताए थे विलोम शब्द। तो आदि और आदि के बाद में यहाँ पर एक है आदि। तो एक तो आदि होता है प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ, क्योंकि आदि का एक विलोम होता है अंत। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ। और देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहले मानव जो था, मानव की सबसे पहली जो पोजीशन थी वो क्या थी? मतलब वो आदि मानव था ना, आदि मानव। हमने उसको आदि मानव क्यों कहा? मानव तो आज है हम लोग, लेकिन आदि मानव का मतलब है प्रारंभ में जो मानव था, ठीक है। ऐसे ही हम जब काल पढ़ते हैं, काल बहुत सारे हमने काल पढ़े, उनमें से हमने आदिकाल पढ़ा। आदिकाल यानी सबसे पुराना वाला जो काल था, ठीक है। तो आदि हमने एक पढ़ा था, आदि का मतलब बिल्कुल शुरुआत होती है, ठीक है, यानी कि प्रारंभ। और आदि जैसे किसी चीज का आदि हो जाना, कहते हैं मैं भी चाय पीने का आदि नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा कुछ भी खाने पीने का आदि नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आदि का मतलब होता है कि हमारी आदत में आ जाना कि ये चीज़ हमें ज़रूर लेनी है, ठीक है, आदि। तो ये वाला वो आदि होता है जिसकी हम आदत जो हमारी पड़ जाती है। और जबकि ये वाला जो आदि है वो किसके लिए यूज़ होता है? प्रारंभ के लिए यूज़ होता है। तरणी और तरिणी, तरणी और तरणी। तो देखिए इन दोनों का आप याद रखिए, दोनों का जिक्र हम कर चुके हैं, पर्यायवाची में दोनों का जिक्र हमने किया है। ये वाला जो तरणी है ये सूर्य के लिए प्रयोग होगा, जबकि ये वाला तरणी नाव के लिए। और ये वाला तरणी किसके लिए और सूर्य के अलावा किसके लिए आता है? यमुना या नदी के लिए कह सकते हो, नदी के लिए भी तो आता है। तो ये जो तरणी है ये नदी के लिए भी आता है, सूर्य के लिए भी आएगा। और ये जो तरणी है, अड़ा पे बड़ी की मात्रा, ये नाव के लिए आएगा।
तो ये हमने पढ़ा हुआ है, पर्यायवाची में पढ़ा है। यही क्वेश्चंस, ये पर्यायवाची भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, नदी का पर्यायवाची तरणी। तरणी मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया ना कि इनमें से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो आप ये पक्का मान के चलिए वहाँ पे तरणी ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा, हर हालत में तरणी जरूर दे रखा होगा। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आगे देखो और देखो, एक दिया हुआ है यहाँ पर लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, मैं नहीं कहता कि इंपॉर्टेंट है, आएगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो लाख का तत्सम होता है। पता होगा शायद आप लोगों को, क्योंकि तत्सम तद्भव में मैंने इस शब्द को लिया था। लक्ष्य, लक्ष्य ये वाला, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो ये तो टारगेट हो गया, टारगेट निशाना, ठीक है। कहते हैं ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है। तो ये वाला लक्ष्य तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ये मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि ये लाख का तत्सम होता है लक्ष्य, ठीक है, लाख का तत्सम होता है, पूछा जा सकता है। और देखिए आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप यहाँ पर और मिला, एक पेयर मिला आपको, प्रसाद और प्रासाद, ठीक है, प्रसाद और प्रासाद, ये दोनों। प्रसाद ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा, कहते हैं ना प्रसाद ले लो, यानी कि कृपा ले लो, ठीक है। और ये जो प्रासाद होता है ये किसके लिए आएगा? भवन के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रसाद का प्रयोग कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आया हुआ है। चलिए इसके अलावा देखिए कृति, कृति का मतलब होता है रचना, कहते हैं ये प्रेमचंद की कृति थी, ये पहली कृति थी उनकी, तो इस तरह का शब्द बोला जाता है। और एक कृति बड़ी की मात्रा अगर लगा दे तो इसका अर्थ हो जाएगा पुण्यात्मा, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सिंपल सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रह और ग्रह, ये वाला ग्रह, ग्रह और ये ग्रह, देखिए पढ़ने में तो आप दोनों को ग्रह पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अंतर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये वाला जो ग्रह है पहला वाला, वो है आपका ग प्लस क्या है ऋण, ठीक है, ये इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है, प्लस हा, ठीक है। जबकि ये वाला जो है ये गा और किससे बना हुआ है? रा से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इसमें आधा गा और पूरा रा है इसमें ग्रह में, जबकि इस वाले में ऋण आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रह होता है ये घर होता है। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको ग्रह से गृहिणी भी बताया था, और उस गृहिणी में भी यही वाला ग्रह बनता है, ठीक है। तो गृहिणी या घर ये वाला हो जाएगा, जबकि ये ग्रह जो है वो उपग्रह वाला हो जाएगा, ग्रह उपग्रह वाला, जो कि हमारे 9 ग्रह हैं उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। 9 ग्रह, या जो ग्रह उपग्रह वाला होता है सैटेलाइट वाला, वो वाला ये वाला ग्रह है, जबकि गृहिणी वाला घर वाला जो ग्रह है वो ये है, ठीक है। इसको पढ़िए। एक चीज़ और देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, हो सकता है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक आध को तो नई बात जरूर लगेगी। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, ये जो ग्रह लिखा हुआ है अगर इसका हम प्रसार करें तो कई लोग, अगर मैं पूछूंगा कि इसमें गा और रा हा, यहाँ पर 3 शब्द दिए, 3 अक्षर दिए हुए, 3 वर्ण है, इनमें से आधा कौन सा है? अगर पूछा जाएगा आधा कौन सा है तो लोग बताएंगे कि इसमें आधा रा है, ये रा जो लटका हुआ है ये आधा है। जनरली लोग ये बताएंगे जिनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में क्या है? आधा। इसमें ग आधा है, ठीक है, ग आधा है, रा पूरा है और हा भी पूरा है। प्रसार हालांकि जब हम करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से प्रसार किया जाएगा। गा आधा रह गया, रा देखिए पूरा बन जाएगा आ के साथ मिलने के बाद, और हा भी पूरा बन जाएगा, तो गा आधा रह गया। लेकिन अब अगर हम कभी शब्द लिखते हैं पूर्व, तो इसमें रा आधा होता है, तो ये समझ लीजिए कि जो रा ऊपर लटका रहता है, ऊपर होता है, वो रा आधा होता है, जबकि जो नीचे वाला रा होता है ये रा पूरा होता है। और जिस अक्षर में, जिस वर्ण में ये लटका रहता है, जिस वर्ण में ये शामिल होता है, वो वाला वर्ण आधा होता है, जबकि दिखने में गा आपको पूरा लग रहा है, रा आपको आधा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, ऊपर वाला आधा होता है लेकिन ये वाला रा पूरा होता है, ठीक है। अगला शब्द, एक है हाल और एक है हॉल। तो एक तो हाल वही हो गया जो हम कहते हैं और भाई बताइए क्या हाल चाल है, यानी कि दशा, उसका तो बहुत बुरा हाल है, यानी बहुत बुरी दशा है। तो एक तो हाल वो हो गया जो दशा जिसको हम समझते हैं, और एक हॉल वो जो एक, आइए भाई हॉल में बैठ जाते हैं, परीक्षा हॉल होता है ना,
तो हॉल में बैठ जाते हैं। हॉल यानी कि एक बड़ा सा रूम जो होता है, बड़ा सा कमरा होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस पूरी क्लास में मैंने सिर्फ बेसिक उन चीज़ों को लिया हुआ है जो व्यवहारिक है, जो आपको समझ में आ सके कि हाँ इनमें क्या डिफरेंस और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये हमने पढ़ लिया चर्म और चरम। तो देखिए चर्म का मतलब क्या होता है? चर्म होता है ना चमड़े का तत्सम होता है चर्म। चर्म क्या होता है? चमड़े का तत्सम। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो चर्म रोग भी आपने देखा होगा जब आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उस विभाग पे लिखा रहता है चर्म रोग विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये चर्म का मतलब चमड़ा या चमड़ी हुई। ठीक है, स्किन। जबकि ये जो चरम है, ये हम कहते हैं भाई अब तो ये चरम सीमा पर आ गया, यानी कि अत्यधिक। ठीक है, बोलते हैं ना कि ये तो चरम सीमा पर ये जो बात है या जो भी बात हो गई, हद हो गई, अब तो स्थिति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इसके बाद अब आगे कुछ नहीं होने वाला। तो वो चरम है यानी कि जो अधिकतम वाला, और जबकि ये चर्म जो है वो चमड़े वाला है, जो चर्म यानी कि चमड़ी स्किन वाला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा भाई, जो आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा ना वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये समझ लो। पढ़ने बहुत सारे हैं, कम पढ़ोगे बात नहीं बनेगी, मैं गारंटी नहीं ले सकता अगर आप कम पढ़ेंगे तो। अब देखिए इति, इति का मतलब यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा, अगर आप में से किसी ने भी अगर विलोम शब्द वाली क्लास देख ली होगी तो कम से कम 4-6 शब्द अब तक ऐसे, इतने में से 19 में से 4-5 शब्द कम से कम ऐसे आ गए होंगे जो आपने विलोम शब्द के आधार पर आप यहाँ पर सही कर सकते हो, क्योंकि मैंने विलोम शब्द की क्लास में भी ये सारी चीजें समझाई। वहां पर हमने बताया था इति, इति का मतलब क्या होता है? इतिश्री, एक शब्द हमने वहां पढ़ा था इतिश्री। इतिश्री का था श्री गणेश। तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं भाई आइए किसी काम का श्री गणेश करते हैं, यानी कि शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, और उसका जब समापन करते हैं तो उसको हम इति कहते हैं, इतिश्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम वहीं से समझ सकते हैं कि इति का मतलब समाप्त होता है, जबकि श्री गणेश जो होता है ना उसका मतलब स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ईति, ईति अगर हम यहाँ पर पढ़ लें तो ईति जो शब्द है वो किसके लिए हो जाएगा? भय के लिए। अब देखिए होता क्या है, जब विकल्प आपके सामने होता है कि इति और ईति का सही अर्थ वाला जो विकल्प है उसको चुनिए, तो अगर आपको कोई एक भी पता है तो भी कई बार बहुत आसान हो जाता है, हमारा जवाब हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अगर एक भी पता है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन वैसे दोनों ही पता होने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकल्पों को अगर ठीक से ना रखा गया हो कंफ्यूज करने के हिसाब से, तो आसान हो जाता है अगर हमें एक भी अर्थ कम से कम पता है तो। लेकिन पढ़ाई करेंगे तो फिर समझ में आएगा और याद भी रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश ये की कि इसको बस पढ़ते ही चले गए, लक्ष्य लक्ष्य लाभ निशाना प्रसाद प्रासाद कृपा भवन, ऐसे करके अगर पढ़ते चले जाएंगे तो ये माइंड में ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। थोड़ी देर तो ठीक लगेगा, जब भी देखेंगे नजर आएगा हाँ भाई मुझे तो ये सारा कुछ आता है, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि लक्ष्य को लाभ ये हमने कहाँ पढ़ा था, कैसे इसको याद रखें, लक्ष्य लगाना, निशाना लगाना, प्रसाद यानी कि प्रसाद प्राप्त करना, कृपा प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो कुछ एकाध को आप रिलेट करके, जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अगला है हमारा यहाँ पर अवधि और अवधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एक ये दोनों हो गए आपके, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बुरा तो एक भी नहीं है, सारे अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आ जाएगा ना आपके एग्जाम में समझ लीजिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी के सारे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अवधि और अवधि, अवधि होता है कि इतनी अवधि में, अवधि का मतलब होता है समय। ठीक है, पीरियड जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो ये अवधि हो गया, और अवधि ये भाषा है, अवधि भाषा का प्रयोग तुलसीदास जी करते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो लिखा है, रामायण में लिखा गया है वो भी अवधि भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह से आप अवधि और अवधि भाषा हो गया, ये अवधि हो गई जो समय होता है कि जैसे आपने बहुत सारे प्रश्नों किया होगा, अवधि के समाप्त होने के बाद 2 वर्ष की अवधि के लिए इतना धनराशि दी गई, तो इस तरह के शब्द आप पढ़ते रहते हैं। अगला है पृष्ठ और पृष्ठ, पृष्ठ और पृष्ठ। अब देखिए एक होता है आपका पृष्ठ, हो सकता है फर्स्ट टाइम कई लोग पढ़ रहे होंगे, पृष्ठ का मतलब होता है पूछा हुआ, पृष्ठ का मतलब जो पूछा गया हो। ठीक है,
और पृष्ठ ये पन्ना होता है, कहते हैं एक पृष्ठ दो पृष्ठ, पन्ना हो गया। या फिर आप पढ़ते होगे पृष्ठ तनाव, एक शब्द आप पढ़ते हो पृष्ठ तनाव, तो वो भी क्या होता है, बाहर का आवरण होता है, ठीक है। तो ये पृष्ठ का मतलब पूछा हुआ और पृष्ठ यानी कि पन्ना। अब इसके बाद है अन्न और एक अन्य। तो अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न जल यानी कि अनाज, ठीक है। और जबकि ये अन्य का मतलब अदर होता है दूसरा, कहते हैं इसको आप अन्य किसी व्यक्ति से काम करा लो या अन्य किसी व्यक्ति को या कोई अन्य शब्द इसका बताओ, ठीक है। तो अन्य का मतलब, अन्य का मतलब क्या हो जाएगा, अदर या फिर दूसरा हो जाएगा, जबकि ये वाला अन्न क्या है, ये अनाज है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आया यहाँ पर सम और एक शब्द। अभी हमने रिसेंटली एक, नहीं यहाँ पर तो नहीं, ऑनलाइन पे भी नहीं पढ़ा था, रिसेंटली नहीं पढ़ा है। एक हमने रस वाला चैप्टर अगर पढ़ा हो तो रस वाले चैप्टर में शांति, एक हमारा रस है शांत रस। तो शांत रस का अगर हम स्थायी भाव पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है शम, याद रखेंगे यहाँ से, शम शांति हो गया, ठीक है, या शांत हो गया, और सम ये समान। और आपने पढ़ा था, देखिए अगर आपने उपमा अलंकार पढ़ा है तो उपमा अलंकार में क्या कहा जाता है, जहाँ पर सम समा समान अगर शब्द आ जाए तो इसका मतलब एक ही होता है, यानी कि सम समान एक ही बात है, ठीक है। तो सम सदृश समान ये एक ही बात है। सर और शर, तो ये वाला जो सर होता है ये तालाब के लिए प्रयोग किया जाता है, सर तालाब के लिए, और जबकि ये वाला शर जो है बाण के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने पर्यायवाची में इस तरह के शब्दों को पढ़ रखा है। और एक देखिए जवान, जवान और जवान, तो एक तो ये वाला जो जवान है ये यूथ के लिए आता है, युवा के लिए, और ये जो जवान है ये हमारी बोली के लिए, कहते हैं कि बस मैंने जवान दे दी तो समझ लीजिए ये काम हो जाएगा, इस तरह का शब्द बोलते हैं, तो वो जवान होती है। जबकि जो एक सोल्जर की जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, या कहते हैं कि आर्मी का जवान है, जवान हालांकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो युवा है उसको ही हम जवान कहते हैं, लेकिन वो आर्मी का बोल देते हैं या वो पुलिस का जवान बोल देते हैं, किसी का भी हम जवान कह सकते हैं। जवान का मतलब एक यंग व्यक्ति होता है, युवा होता है, ठीक है। तो उनको भी हमने याद पढ़ा। और इसके बाद देखिए अगली स्लाइड में भी बहुत सारे अच्छे शब्द हमें मिलेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए ये आपको एक 26 नंबर में मिला भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, कुल कूल वंश और किनारा, ये अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे चाहेंगे तो, ये भी अच्छा है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, बढ़िया है। ये भी चिरचीरी भी पूछा जा चुका है। कुल कुल, देखिए कुल का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि ये हमारे कुल का व्यक्ति है, ठीक है, हमारे इसके इस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो कुल का मतलब वंश होता है, ठीक है, पूरे वंश, तो ये कुल, ठीक है। और ये जो कूल होता है इसका मतलब किनारा होता है। एक बार एक प्रश्न ये वाला आ चुका है, जब मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में ये कूल लिखा हुआ था, तो कई इंटेलिजेंट बच्चों ने कूल का अर्थ लिख दिया था ठंडा। क्या लिखा था, ठंडा लिख दिया था, जबकि ये इंग्लिश है और ये इंग्लिश है, ये हिंदी की बात हो रही है, तो इंग्लिश में हिंदी को जोड़ने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कूल वो शब्द इसीलिए दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो कूल का अर्थ यहाँ पर हम ठंडा तो ले ही नहीं सकते यार, कोई मतलब ही नहीं बनता, हम कोई रीजनिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं जो हम उसका अर्थ कुछ ना कुछ ऐसा बना लेंगे, नहीं हो सकता। हिंदी को हम सिर्फ हिंदी से ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझ सकते। तो कुल का मतलब वंश होता है, कूल मतलब किनारा होता है, ठीक है, कूल का मतलब किनारा होता है। छात्र विद्यार्थी होता है, और ये वाला जो छात्र है वो क्षत्रिय होता है। चिर और चीर, देखिए चीर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। आपने सुना होगा द्रौपदी का चीर हरण, चीर हरण यानी कि वस्त्रों का हरण किया गया, तो चीर हरण यानी कि वस्त्र, समझ में आ गई बात, नहीं भूलेंगे अब। चिर का मतलब देर होता है, देर भी कह सकते हो या देर ही समझ लीजिए, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए चिर का मतलब देर, कैसे, आपने सुना होगा जैसे हम बोलते हैं कई बार, जैसे कोई सपोज कीजिए किसी महात्मा ने, जब उसका हम आशीर्वाद लेते हैं तो महात्मा या कोई ऐसा महापुरुष व्यक्ति हमसे बड़ा, वो हमसे कहता है चिरायु भव, चिरायु भव, इसका मतलब होता है कि आपको दीर्घ आयु प्राप्त हो। क्या मतलब होता है,
दीर्घ आयु प्राप्त हो, यानी कि चिर का मतलब होता है दीर्घ या देर, यानी बहुत दिनों तक आप स्वस्थ रहें, ठीक है, ये उनकी कामना होती है। तो चिर का मतलब, इसी तरह से आपने देखा होगा कई बार जब आप शादी के कार्ड्स देखते हैं तो वहाँ पर चिरंजीवी लिखा रहता है, चिरंजीवी, तो वो इसीलिए लिखा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी कार्ड में वही चीज़ लिखी रहती है कि इनको बहुत लंबी आयु की कामना करते हैं, इस तरह का शब्द होता है। तो चिरंजीवी या चिरायु जो शब्द है, इसका मतलब एक लंबी आयु, दीर्घ आयु। तो चिर का मतलब क्या हो गया, देर, यानी कि बहुत समय तक, ठीक है। और जबकि ये वाला चीर का मतलब वस्त्र हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए उपकार और अपकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपकार का मतलब भलाई होता है, जब हम किसी पे उपकार करते हैं, और अपकार जो होता है ये इसका अपोजिट होता है। उपकार का अपकार तो भलाई, और एक क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। इसी तरह से एक यहाँ पर आया अंश, ये वाला जो अंश है ये हिस्सा होता है। कहते हैं कि ये छोटे वाले बच्चे का, छोटे वाले बेटे का अंश है, और ये बड़े वाले बेटे का अंश है, यानी कि हिस्सा है किसी भी संपत्ति में से। लेकिन ये जो अंश होता है ये कंधा होता है। कई शब्द आपको यहाँ पर नए मिल सकते हैं। ये वाला अंश पढ़ा होगा, हो सकता है आपने ये वाला अंश ना पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखिए। एक आखिरी और है हमारे पास, एक है भवन। भवन का अर्थ तो सभी को पता होगा, घर होता है, लेकिन भुवन का याद रखिए। भुवन का अर्थ संसार होता है, ठीक है। भुवन का अर्थ संसार होता है। आप चाहे तो इस वीडियो को एक बार पहले पढ़ लें और दोबारा से एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके थोड़ा सा फास्ट प्ले कर लें, और उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं इनको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ ये देखिए, जिनका रिसेंटली एग्जाम है उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़िए, और कुछ शब्दों को जो जिन पे आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है उन शब्दों को ज़रूर नोट करिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एक वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, और या फिर वो सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को लिख भी सकते हैं। वो उनके पास दोनों ही काम को करने के लिए समय है, ठीक है। लेकिन जिनके पास समय कम है वो सिर्फ वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखने की ना सोचें, क्योंकि दोबारा से वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। इतना सारा कोर्स रहेगा, समय बहुत कम है। आज मैंने समय की या जो एग्ज़ाम है उसकी मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि बात करने से कोई मतलब नहीं होता, सीधा हम पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो मैंने उस पर कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है, जो भी एग्ज़ाम है आपके उनका समय नज़दीक ही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बस हमें लगे रहना है। मैंने आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ जो रहेंगी आपकी, मैं एक बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो अब तक ऐसा होता था कि आपको 2 वीडियोज़ मिलते थे, लेकिन आगे से आपको 3 वीडियो मिलेंगे, लेकिन टाइमिंग उतनी रहेगी, लगभग 40 से प्लस मिनट की हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए, एक स्लाइड और है हमारे सामने यहाँ पर, एक है अभिराम और एक है अभिराम, ठीक है। एक देखिए, अभिराम जो शब्द है ना, ये व्यभिचारी एक शब्द होता है। तो अभी जो बना हुआ है ना, अभिराम का अर्थ यहाँ पर सुंदर है। थोड़ा दोहा वगैरह अगर पढ़े होंगे, कुछ मुझे एग्जैक्ट इस समय कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है जिससे मैं समझा सकूं, लेकिन अभिराम का अर्थ तो सभी को पता होगा। अभिराम का मतलब लगातार होता है, यानी कि अविराम, जिसमें विराम ना हो। विराम होने का मतलब क्या हुआ कि रुकावट हो, ठीक है। और अभिराम जिसमें रुकावट ना हो, यानी कि रेगुलर हो, तो लगातार हो गया। तो अभिराम का सुंदर आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। ये वाला देखिए, क्रम होता है। क्रम का मतलब क्या होता है कि वो नंबर, ऑर्डर, जो क्रम होता है जिस ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि वो क्रम चालू रखते हैं, यानी कि सिलसिला भी कह सकते हो कि उसी क्रम में हम चालू करते हैं, यानी कि जो आपका नंबर चल रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो क्रम होता है। जबकि क्रम और कर्म में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक रा यहाँ पर है या फिर रा यहाँ पर है, दिखने में तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जिनको नहीं पता है। लेकिन कर्म का मतलब कार्य होता है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। लेकिन क्रम का अर्थ सिलसिला होता है, ठीक है, या फिर जो नंबर्स रहते हैं। इसके अलावा देखिए, एक सन ये है और एक सन ये है। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ना आधा है जिसपे एक हलंत लगा हुआ है। तो ये वाला जो सन है वो जूट है। आपने देखा होगा सन की रस्सी, सन का कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डोर मैट होता है, जो आपके डोर पर पायदान डाला जाता है, वो भी जूट का बना हुआ होता है। तो जूट जो है एक तरह का एक फसल होती है, और उसी फसल से रस्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं। तो जूट सन होता है, और जबकि ना पे अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब सन 2020, सन, साल, वर्ष एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सीसा और शीशा।
ये वाला जो शीशा है ये तो एक धातु है जिसको हम इंग्लिश में लेड कहते हैं, ठीक है, एलईडी लेड, ठीक है, लेड कहते हैं ना, ये वही शीशा है। और ये वाला जो शीशा है ये होता है आपका दर्पण, जिसमें हम किसी को देखते हैं, ठीक है, मिरर जो होता है, किसी को क्या हम खुद को भी देखते हैं, तो ये दर्पण होता है, वो ये वाला शीशा है। जबकि ये जो शीशा है, शीशा ये लेड है जो कि एक धातु है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और आपने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, कुछ साल पहले अभी मैगी नूडल्स जो था उसको बैन कर दिया गया था। उसको बैन किया गया था क्योंकि उसमें जब चेक किया गया तो पाया गया था कि उसमें लेड की मात्रा काफ़ी है, जो कि बच्चों के लिए, बच्चे या बड़े जो भी खाते हैं उन सभी के लिए नुकसानदायक है। तो उसमें लेड पाया गया था। और देखिए कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हमें थोड़ा कम करना चाहिए, और या फिर क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें तो बेहतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सस्ता मद्दा अगर कोई पॉट हम ले आते हैं तो उनमें भी ये माना जाता है कि खाते समय उनमें भी लेड की मात्रा काफ़ी होती है, तो वहाँ से हमें हो सकता है कि वो हार्मफुल हो जाए, नुकसानदायक हो जाए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को लेने के लिए बोला जाता है। तो वही लेड है ये जो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बॉडी में अगर लेड पहुँचेगा तो नुकसानदायक तो होगा ही होगा। अगला देखिए 36 नंबर पे आ रहा है। दो तरह के व्रत हैं, एक व्रत और एक व्रत, ठीक है। ये व्रत ये ऋण वाला है। तो देखिए ये वाला जो व्रत है ये वही है उपवास, जिसको व्रत जो जिसे हम कहते हैं कि फास्ट रखा हुआ है, आज मैंने, आज मंगल का फास्ट है या फिर आज थर्सडे का फास्ट है, तो ये वही व्रत हो गया जिसमें पूजन वगैरह करते हैं, भूखे रहते हैं। और ये व्रत आपका क्या हुआ, ये घेरा हो गया, ये सर्कल घेरा व्रत, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंबर। ये अंबर हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस वाले अंबार की वजह से ऐसा लिखा गया है। हम चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे अंबर, या फिर अंबर हमने ऐसे लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो अंबर का मतलब तो वस्त्र या आकाश होता है। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र या फिर आकाश होता है। लेकिन ये अंबार का मतलब होता है ढेर। कभी आपने शब्द सुना होगा कि बहुत कोई भी चीज़ है, करे इसका तो अंबार लगा हुआ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो कहते हैं तो हमारे यहाँ तो अंबार लगा हुआ है, यानी कि हमारे पास बहुत सारा ढेर है, ऐसा इसके बहुतायत है, हमारे पास बहुत सारा है, तो उसके लिए हम अंबार का प्रयोग करते हैं। टायर जरा देखना एक बार कितना समय हुआ है। चलिए एक स्लाइड केवल और लगता है, लेकिन अगली स्लाइड तो रेडी है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इतने रखते हैं, 37-38 मिनट हो गए, इतना ही काफ़ी है। और अगली जो क्लास रहेगी उसमें अभी तक हमने कितना पढ़ा है, 37 पढ़े हैं ना, 37। लेकिन अगली क्लास में हम करीब 60 पढ़ेंगे, नॉन स्टॉप 60 पढ़ेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि वही वाले इंपॉर्टेंट होंगे, उन 60 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने पड़े। तो 60 के आसपास हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले बनेंगे, जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे, उनको कवर किया जाएगा।